गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ उठाई है वो हमने बायोलॉजी उठाई है, क्योंकि आपके साइंस पोर्शन बहुत ही मेन पोर्शन होता है अगर आप किसी भी जीके को देखते हैं, या जीके के पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा मेन पोर्शन कौन सा मिलता है, साइंस। तो साइंस 3 भाग में डिवाइड है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें से बायो जो है ये आपका जीव विज्ञान कहलाता है, जिसके अंदर हम लोग अपने आसपास के वातावरण में कौन कौन से प्रकार के जानवर और पक्षी, पौधे और इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, ये जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं इनके बारे में हम लोग इसमें जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा काम सबसे पहला यही है कि सबसे पहले हमें कोई एक सोर्स मिले जहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें मिल जाए। तो जब मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया कि ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ से हमें बायोलॉजी के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाएं, तो मेरा ध्यान गया लूसेंट के ऊपर। और ये लूसेंट बुक आज नहीं, आज से 5 या 6 साल पहले भी इस बुक को प्रीफर किया जाता था, और आज भी लोग बोलते हैं कि जब भी आपको जीके पढ़ना हो तो आप अपनी लूसेंट की किताब उठाइए। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा सोर्स क्या है, जो मैंने आपको बताया कि हमें एक लूसेंट की किताब चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अब हमें ये पता होना चाहिए कि उस लूसेंट की किताब में हमें बायोलॉजी के सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे मिले, या जो बायोलॉजी के जितने टर्म वहाँ पे लिखे गए हैं उनके बारे में जानकारी हमें कैसे मिले, या हमें कोई कैसे बता दे कि हमें कौन कौन सी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ हमें छोड़नी है। ठीक है, तो इसके लिए लोग इंटेंसिव स्टडी करते हैं या डीप स्टडी करते हैं, और पिछले 10-15 साल के पेपरों को लोग देखते हैं और उसके अंदर से वो एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें उन्हें ये समझ में आता है कि हाँ, इन क्वेश्चनों को हमें ज़्यादा बताना चाहिए और इन क्वेश्चनों को हमें कम बताना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। तो उसी के लिए टीचर होते हैं, या जो मतलब कि पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हों कई सालों तक और उनका एक टीचिंग एक्सपीरियंस हो, वही टीचर आपको बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं। तो मैं भी इसी प्रयास में आपके सामने आया हूँ कि हम लोग अलग अलग 100-200 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि हम लोग एक क्या कहते हैं उसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, और हर एक चीज़ को ऐसे समझें कि आज के बाद बायोलॉजी के कभी भी कोई हमसे सवाल पूछे तो हमें हर चीज़ बताने में हम सक्षम हों। तो मैं यही कोशिश करूँगा। मैं आपके सामने लूसेंट की ही किताब रख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने लूसेंट की ही किताब रखूँगा, और इसी लूसेंट की किताब को हम 3 या 4 पार्ट में बायोलॉजी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आपका काम बस यही है कि जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आपको वो पढ़नी है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है और बाकी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, जब आप उतनी चीज़ों को पढ़ लेंगे, उसके अलावा आपको जब एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़नी हो तो वो आप पढ़िएगा। लेकिन
जितना मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा, हम लोग हर तरीके से उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा आपको उतनी चीज़ें एकदम अच्छे से आनी चाहिए और समझनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आप समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी प्रयास, ये एक हम लोगों का नया प्रयास है जिसमें हम आपको बायोलॉजी से ही शुरुआत करा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान के ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। हार्मोन्स हो गए, डिजीज़ हो गए, कई प्रकार की बीमारियां हो गई, वेक्टर डिजीज़ हो गए, कई चीज़ें हैं, डीएनए, आरएनए, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हमें कैसे वो संगठित रूप से मिली? लूसेंट में। तो ये लूसेंट की किताब आपके सामने खुलेगी, हर एक चीज़ को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इसी आशा के साथ हम लोग ये लेक्चर शुरू करते हैं। और आप लोग भी, बस मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अंत तक इस लेक्चर के बने रहिए ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो और हम लोगों की भी मेहनत का कुछ ना कुछ फल निकले। आइए फिर, तो ये है हम लोगों का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 जो आपको लूसेंट में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। अब आप ध्यान देते रहिएगा जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो पहले लिखा है बायोलॉजी। सबसे पहले तो आपको बायोलॉजी में यही पता होना चाहिए कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बींग्स आर स्टडीज। तो आपको लिविंग बींग्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला चीज़ कि जीव जंतु के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। दूसरा, बायो मतलब होता है लाइफ और लोगो मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। आगे देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी का टर्म क्वाइन करने वाला बंदा जो था वो लैमार्क था। और ट्री विरानस, तो वो आपसे नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये नाम जरूर याद रहना चाहिए, लैमार्क। तो लैमार्क ने सबसे पहले आपके बायोलॉजी का जो टर्म निकाला वो सबसे पहले किसने निकाला? लैमार्क ने। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि बायोलॉजी के 2 पार्ट कौन कौन से हैं, या हम जीव विज्ञान को 2 पार्ट में इन्होंने बांटा। और वो 2 पार्ट क्या हैं? देखिए, वो 2 पार्ट हैं आपके सामने। पहला है बोटेनी और दूसरा है जूलॉजी। तो जू मतलब चिड़ियाघर, इसका मतलब जब आप एनिमल के बारे में बात करेंगे तो उसे हम जूलॉजी करेंगे, और जब प्लांट के बारे में आप स्टडी करेंगे तो उसे हम बोटेनी कहेंगे। कोई दिक्कत? और आपको इसमें ये दोनों नाम पता होने चाहिए जो यहाँ पे लिखे गए हैं, थियोप्रेस्टस और अरिस्टोटल। अरिस्टोटल हैं आपके फादर ऑफ बायोलॉजी और थियोप्रेस्टस है आपके फादर ऑफ बोटेनी। और आपके बायोलॉजी के टर्म को सबसे पहले किसने डिफाइन किया? लैमार्क ने। कोई दिक्कत आपको? 3 नाम बायोलॉजी की डेफिनेशन, बोटेनी क्या होता है और जूलॉजी क्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अब यहाँ पे कुछ टर्म होते हैं बायोलॉजी के। सबसे पहले आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो स्टडी होती है, हर एक चीज़ की स्टडी का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम होता है। तो हमें उन साइंटिफिक नामों को देखना है, और जो मैं साइंटिफिक नाम आपको यहाँ पे बताऊँगा वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए। सबसे पहले देखिए, लिखा है इन्होंने एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या होता है? जब आप शरीर के अंदर के स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? एग्रोलॉजी। एग्रोनॉमी, अब एग्रोनॉमी क्या होता है? लॉजी हो गया आपका स्टडी, सॉयल साइंस डीलिंग स्पेशली विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जब आप उस मिट्टी का अध्ययन करेंगे या सॉयल की स्टडी का अध्ययन करेंगे ताकि आप कैसी क्रॉप लगाएं इसके बारे में जानकारी मिले तो उसे एग्रोलॉजी कहेंगे। और आपके सॉयल मैनेजमेंट, उस सॉयल को कैसे सही करना है और क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करना है, तो दोनों एग्रो से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। इतना समझिए बस। अब एनाटॉमी समझ में आ गया आपको, एग्रोलॉजी आ गया, एग्रोनॉमी आ गया। आगे आइए, एग्रोस्टोलॉजी, ये भी आपका एग्रीकल्चर से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पे ग्रास की स्टडी होती है न कि सॉयल की।
ठीक है। बाकी दोनों में सॉयल की स्टडी होती थी, इसमें ग्रास की। आगे आइए, आर्थराइटिस आपके हड्डियों में होता है, वहीं से आर्थ्रो वर्ड निकला है, तो ऑर्थ्रो किसके लिए होता है? जॉइंट की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोलॉजी। आगे आइए आप, एपीकल्चर। एपीकल्चर आपके किसके लिए होता है? हनी बी। आप जब शहद निकालने की जो प्रक्रिया होती है, या जो शहद हम लोग बनाते हैं उसको रखना और संभालना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी बताई। आगे देखिए, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है जो हम लोगों का मैन काइंड, या हम लोगों की जो जाति आई है उसका उद्गम कैसे हुआ, वो कैसे डेवलप हुए, और हमारे बीच में, संस्कृति के बीच में कैसे रिलेशन बने। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। कोई दिक्कत? आगे आइए, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में एंथर वर्ड छुपा है, और एंथर आपका फ्लावर से संबंधित है, तो इसका मतलब फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। आगे आइए आप, एंजियोलॉजी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके आर्टरीज़ और वीन्स, या हमारे जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंजियोलॉजी। कोई दिक्कत? आगे आइए आप, एंड्रोलॉजी पे। एंड्रोलॉजी में एंड्रो वर्ड छुपा हुआ है, और आप ध्यान रखिएगा जब भी एंड्रोलॉजी बोला जाएगा तो आदमी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोलॉजी। कोई दिक्कत? तो आपको एनाटॉमी पता होना चाहिए, एग्रोनॉमी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, आर्थ्रो भी पता होना चाहिए, एपी भी पता होना चाहिए, एंथो, एंजियो और एंड्रो, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे चलें, आगे आइए, ब्रायो। ब्रायोफाइट आपका प्लांट होता है, प्लांट का ही एक प्लांट किंगडम का हिस्सा है, तो ब्रायोलॉजी में ब्राई छुपा हुआ है। आप याद रखिएगा, ब्रायोफाइट की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ब्रायोलॉजी। आगे आइए, बायोमेट्रिक। मैट्रिक मतलब होता है मेजर करना, बायो मतलब होता है जीव। इसका मतलब आप हमारे यहाँ पे जो हम लोगों का वातावरण है, या जो भी एरिया है, उसके अंदर कौन कौन सी जैविक प्रॉब्लम या जैविक आपदा आ रही है, उसका एक सांख्यिकी या एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमेट्री। ज्योमेट्री, इसका मतलब ज्योग्राफिकल चीज़ें जितने भी हैं, ज्यामिति, उनकी स्टडी करना। उसी तरीके से जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनकी स्टैटिस्टिकल स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोमेट्रिक। आगे आइए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। जब आप मेडिकल और इंजीनियरिंग को जोड़कर जीव का विकास करते हैं, या जीव की जो ख़राब चीज़ें हैं उनको सही करते हैं, या आर्टिफिशियल कोई बॉडी बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। देखिए, वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन, जैसे प्रोडक्शन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ द ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन। आदमी के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं, या जो बीमारी के कारण कोई चीज़ ख़राब हो गई या टूट गई, हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, उससे कुछ हो गया नुकसान, तो उसमें उस डिफेक्टिव पार्ट को फिर से सही करने के लिए जो इंजीनियरिंग होती है, वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है, जिसमें आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई जाती हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल लिम्ब, आयरन लंग और पेस मेकर, हार्ट बीट को बराबर रखने के लिए पेस मेकर, ये सब चीज़ें जो हैं, ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है। आजकल बायो वेपन निकलते हैं, मतलब कि जैविक हथियार। वो आप कहीं पे कोई चीज़, अब जैसे हम लोगों का देखा जाए तो कोरोना वायरस जो हुआ, वो भी एक बायो वेपन ही कहिए आप उसे, क्योंकि बैट से या जानवर से कोई चीज़ आपके शरीर में फैली, तो एक तरीके से ये क्या हो गया? बायो वेपन। ठीक है, आगे आइए, बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा तकनीक दैट कंसर्न विद लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर विलफुल मैनिपुलेशन ऑन मॉलिकुलर लेवल। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जब लिविंग बींग अपने मॉलिकुलर लेवल पे अपने आप को एडवांस करने की कोशिश करें, या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लिविंग बींग मॉलिकुलर लेवल पे अपना मैनिपुलेशन या चेंज करना शुरू कर दें, तो वही होती है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, बायो मतलब जीव। तो जीव के अंदर जब तकनीक के इस्तेमाल से उसके मॉलिकुलर लेवल में चेंज होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे आइए,
बैक्टीरियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया से संबंधित है। साइटोप्लाज्म होता है, सेल में मौजूद है, तो साइटोलॉजी किससे संबंधित है? सेल से। आगे आइए आप क्रायो। और मैं आपको बता दूं कि कहीं पे भी क्रायो वर्ड लिखा हुआ आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, क्रायो वर्ड हमेशा कोल्ड से संबंधित होता है, और कोल्ड मतलब हो गया लो टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए क्रायोबायोलॉजी मतलब क्या हुआ। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर और ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन। आपके ऑर्गेनिज्म पे लो टेम्परेचर के जो इफ़ेक्ट होते हैं और उनका प्रिजर्वेशन होता है, उसी को हम लोग क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। आगे आइए, क्लोन क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिकली आइडेंटिकल, आनुवांशिक रूप से एकदम उसी की तरह दिखने वाला आइडेंटिकल पुरुष जो है वो क्या कहलाएगा? क्लोन। आजकल क्लोन बनते हैं। ठीक है, आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी रजनीकांत की, उसके अंदर सारे के सारे जो रोबोट बने थे वो आपके रजनीकांत के क्लोन थे। तो क्लोन एक तरीके से हुआ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन में से एक पर्सन को उठाया गया और उसकी जेनेटिक कॉपी, एकदम फोटो कॉपी अगर बना के खड़ा कर दी गई तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोन। आगे आइए, कार्डियोलॉजी में आपका कार्डियक वर्ड छुपा हुआ है, और कार्डियक आपका हार्ट से संबंधित होता है, तो इसका मतलब कार्डियोलॉजी किसके संबंधित हो गया? हार्ट से। आगे आइए, डेमोग्राफी। आपको मालूम ही है डेमोग्राफी किससे संबंधित है? पॉपुलेशन की स्टडी को ही हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। इसके बाद आता है डिफ्यूजन। मैंने आपको डिफ्यूजन फिजिक्स में भी पढ़ाया है और केमिस्ट्री में भी पढ़ाया है। तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? जब आपके मॉलिक्यूल, अणु या फिर मॉलिक्यूल या आयन जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूज़न। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, डर्मेटोलॉजी में आपका डर्मा वर्ड छुपा हुआ है, तो डर्मेटाइटिस भी आएगा, आगे बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो डर्मा समझ लीजिए आपके स्किन से संबंधित है, तो डर्मेटाइटिस किसके लिए हो गया? स्किन से। तो यह बाद में कभी डर्मेटोलॉजी लिखा हुआ आ जाएगा, कभी डर्मेटाइटिस लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको उनके रूट वर्ड समझने हैं कि कौन किससे संबंधित है। आगे आइए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए लिखा है डेंड्रो और फिर क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी मतलब होता है किसी चीज़ का एक हायरार्किकल रूप से, या एक पहले के बाद दूसरा फिर तीसरा, एक ऑर्डरली रूप से किसी चीज़ की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी अगर कहा जाए तो आपके जो पेड़ होते हैं, तो पेड़ की जो छाल होती है, उस छाल के ऊपर आप देखोगे कि बहुत ढेर सारी रिंग बनी होती है, और यही रिंग से, इसी रिंग की मेजरमेंट से हमें ट्री का एज पता चलता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? आपके ट्री की ग्रोथ रिंग, एनुअल ग्रोथ रिंग की स्टडी करना, ताकि पेड़ का एज पता चल जाए, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, इकोलॉजी। इको आपका किससे संबंधित है? इकोसिस्टम से। इसका मतलब हमारे वातावरण में और जीव जंतु के बीच के जो रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। आगे आइए, एवोल्यूशन पे आइए। एवोल्यूशन क्या बोलता है? एवोल्यूशन बोलता है कि अगर कोई नया जीव जंतु या नई स्पीसीज़, एक नया प्राणी अगर जन्म लेता है, तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसके अंदर कैसे परिवर्तन आए, और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ उस नई स्पीसीज़ का, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। आगे आइए, एम्ब्रियोलॉजी। आपको अगला वर्ड जो दिया गया है वो दिया गया है आपको एम्ब्रियोलॉजी, और एम्ब्रियो आपके किससे संबंधित है? सीड से। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, आपके एग का फर्टिलाइजेशन होना ओवरी में, जायगोट बनना मतलब कि डॉटर सेल्स बनना, आपके पेरेंट्स से जो डॉटर सेल्स बनती हैं उसी को आप जायगोट समझिए अभी, और उस जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनना,
सीड बनना, उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। आगे आइए, आगे दे रहा है आपको यूजेनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजेनिक्स। देखिए क्या लिखा है यूजेनिक्स में, स्टडी ऑफ फैक्टर्स कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। आपकी जो मानव जाति है उसके उत्थान के लिए या उसके मतलब डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जो जो तथ्यों के बारे में या फैक्टर के बारे में पढ़ाई होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। कोई दिक्कत? आगे आइए, यूजेनिक्स से आपका यूथेनिक आया। और यूथेनिक क्या है? देखिए, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। हमारे बाहर के वातावरण की स्टडी को, ताकि वहाँ पे रहने वाले ह्यूमन बींग की इम्प्रूवमेंट या उनके सेहत में, उनके रहन सहन में या उनकी जो रेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जब हम इन्वायरमेंटल कंडीशन की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूथेनिक्स। इसी तरीके से यूजेनिक्स में क्या था? हमारी ह्यूमन रेस की इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी फैक्टर हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं उसे हम लोग यूजेनिक्स कहते हैं। और जब इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे ताकि ह्यूमन बींग के अंदर परिवर्तन हो सके तो उसे क्या बोलेंगे? यूथेनिक्स। कोई दिक्कत? आगे आइए, यूफेनिक्स। ये आपके एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन हमने पढ़ लिया तो देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव इन हेरिडिटी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये लोग बोल रहे हैं कि जब आनुवांशिक रूप से, आप कभी कभार देखते हैं कि माँ बाप सही होने के बावजूद भी उनकी जो संतान है वो कभी कभार पैरालिसिस या कोई उनका शरीर खराब निकलता है, तो उस वो जो डिफेक्ट निकला चाइल्ड में उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूफेनिक्स। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव इन हेरिडिटी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जब हम अपने अंदर के जीन्स या डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे ही हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आगे आइए, आगे आपके पास आता है एक वर्ड इथनिक। और इथनिक भी ह्यूमन रेस से संबंधित है। इथनिक संस्कृति, तो इथनोलॉजी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो विज्ञान जो ह्यूमन की डिफरेंट रेस, अलग अलग रेस के बारे में स्टडी करे, काला गोरा जितने भी टाइप की रेस हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इथनोलॉजी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, ईथोलॉजी। इथनोलॉजी समझ में आ गया। ईथो, अब ईथो वर्ड लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो ईथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचर्ड हैबिटेट। आपके एनिमल या जीव जंतु में कैसे परिवर्तन या कैसा उनका रहन सहन है जब वो अपने हैबिटेट या जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह पे वो लोग की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथोलॉजी। तो ईथोलॉजी क्या हो गया? एनिमल के बिहेवियर जब वो अपने हैबिटेट में या जहाँ रहते हैं, जो उनकी जगह है, उस जगह पे जब वो रह रहे हैं तो उनके बिहेवियर की स्टडी को ही हम लोग ईथोलॉजी कहते हैं। आगे आइए, ये भी इम्पॉर्टेंट है ईटियोलॉजी। ये किसके लिए है? स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज़। ये लोग बोल रहे हैं कि आपको जो भी बीमारी होती है तो उस बीमारी के होने का मेन कारण या मेन एजेंट जो है, मेन वेक्टर जो है या मेन बीमारी जो हुई है, वो बीमारी किस माध्यम से हुई है उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईटियोलॉजी। आगे आइए, एंटोमो किसके लिए हो गया? इंसेक्ट के लिए हो गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे एक्सोबायो। एक्सो मतलब होता है बाहर, इसका मतलब हमारे स्पेस में लाइफ की स्टडी या पॉसिबिलिटी की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोबायो। फ्लोरी मतलब होता है फ्लावर, तो फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित हो गया? फ्लावर से। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर, जब प्लांट का कल्टीवेशन हम करते हैं फ्लावर पाने के लिए तो उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आगे देखिए, फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी मतलब खाने को साइंटिफिक रूप से या जेनेटिक मॉडिफाई करके उसका प्रिजर्वेशन करना, स्टोरेज करना और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, यही आपका फूड टेक्नोलॉजी होता है। समझ गए? आपके यहाँ पे जो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से इसी फूड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिसमें
जो भी चीज़ फूड बनता है उसका साइंटिफिक प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि वो और अच्छा हो, प्रिजर्वेशन किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और उस फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम सब पूरा ये जो चीज़ होता है इसी को फूड टेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे आइए, फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस, तो फॉरेंसिक साइंस क्या होती है देखिए, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ सिविलियन। हमारे धरती से बाहर की जो भी चीज़ है उस चीज़ की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, बाहर के जो, जैसे आपने कौन सी पिक्चर थी उसकी, क्या कहते हैं, आपको याद है वो ऋतिक रोशन की एक पिक्चर आई थी, कोई मिल गया। हाँ, कोई मिल गया एक पिक्चर आई थी। तो इस कोई मिल गया पिक्चर में जो जादू था आपका, वो किसी दूसरे ग्रह से आया था। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे ही जानवर या ऐसे ही जो सिविलियन या ऐसे ही जो जानवर, एनिमल बीइंग्स, पर्सन जो भी है, उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेंसिक साइंस। फॉरेन मतलब होता है बाहर, विदेशी, तो उसी से आपका फॉरेंसिक साइंस निकला है। आगे आइए, फिशरी आपको पता ही है, कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिश को हम लोग क्या बोलेंगे, फिशरी। फॉरेस्ट्री आपको पता ही है, जब फॉरेस्ट की मैनेजमेंट और डेवलपमेंट करना। फर्मेंटेशन मैंने आपको मेरे ख्याल से आज गोबर गैस में इसके बारे में जानकारी दी थी। तो फर्मेंटेशन मतलब होता क्या है, जब आप किसी चीज़ को ऑक्सीजन के एब्सेंस में रखोगे तो उसके अंदर माइक्रोबिक एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। माइक्रोबिक मतलब उसके ऊपर कीटाणु लगना शुरू हो जाते हैं, और वो जो कीटाणु लगते हैं उससे उसका जो आपका पार्टिकल है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। और इसी से आपकी किस चीज़ का निर्माण होता है, इथाइल अल्कोहल का। समझ गए, इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल आपका होता है C2H5OH। ठीक है, याद रखिएगा, अल्कोहल जो आप पीते हैं वो भी एक तरीके से इथाइल अल्कोहल ही है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन माइक्रोबिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट अकर इन माइक्रोब्स एंड अदर सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं पे भी अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई प्रोसेस होता है, चाहे वो माइक्रोब हो चाहे और कोई सेल हो, तो उससे किस चीज़ का निर्माण होता है, इथाइल अल्कोहल का। आगे आइए, जेनेटिक्स आपको पता ही है, जेनेटिक्स मतलब जीन्स, इसका मतलब पेरेंट्स से उसके संतान में जो अनुवांशिक लक्षण पहुँचते हैं उन पूरी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। आगे आइए, ग्रोथ आपको मालूम ही है, वृद्धि। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको मालूम ही चल गया कि कैसे जेनेटिक्स में आपने क्या किया, आपने पढ़ा हेरिडिटी करेक्टर जो पेरेंट्स से यंग में ट्रांसफ़र हुए। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो गया, अब आप कुछ इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिए। और इंजीनियरिंग करना मतलब ये हुआ कि आप आदमी के शरीर के अंदर जो जीन्स मौजूद हैं उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू कर दिए। और ये रिसर्च से ही आजकल अलग अलग हाइब्रिड वैरायटी या अच्छी वैरायटी की ब्रीड आपको देखने को मिलती है। तो वो सब क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आगे आइए, गायनेकोलॉजी आपको पता होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। गायनो बोलते हैं, गायनो आपके फीमेल से संबंधित है, तो गायनेकोलॉजी क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अध्ययन करना। आगे देखिए, जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी एजिंग, जो हम लोगों का बुढ़ापा आता है उसकी स्टडी के अध्ययन, कैसे कैसे बुढ़ापा आ रहा है उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोंटोलॉजी। आगे आइए, आगे आपके पास आता है गैस्ट्रो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये गैस्ट्रो वर्ड है, ये गैस्ट्रिक जूस से निकला है, इसका मतलब पेट की बात होगी। तो गैस्ट्रो इंटेरोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक इंटेस्टाइन एंड देयर डिजीज़। हम लोगों का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और स्टमक और इंटेस्टाइन और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ होता है उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो इंटेरोलॉजी। आगे आइए, आगे आपके पास लिखा है हाइपरटोनिक।
ध्यान से समझिएगा हाइपरटोनिक में होता क्या है। जब आपके when two solution have different solute concentration the solution at the ion which have higher concentration, जब बाहर के वातावरण से आपके अंदर का जो भाग है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज़्यादा, इसका मतलब यही हुआ कि आपके सॉल्यूशन एट आयन विच हैव हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। इसी तरीके से हाइपोटोनिक बोला जाएगा तो इन टू सॉल्यूशन विच हैव लोअर कंसंट्रेशन, अगर हमने दो सॉल्यूशन लिया है और जिसमें हायर कंसंट्रेशन है तो वो हो गया हाइपरटोनिक, और जिसमें लोअर कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, हाइपोटोनिक। कंसंट्रेशन मतलब होता है मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा में कोई चीज़ मौजूद है। तो हाइपरटोनिक समझ में आ गया और हाइपोटोनिक समझ में आ गया। एक चीज़ और याद रखिए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपको हमेशा श्रिंकेज देखने को मिलेगी या चीज़ें सिकुड़ेंगी। और चीज़ें कब सिकुड़ेंगी, जब उसमें से पानी निकलेगा। और पानी कब निकलेगा, जब आपका बाहर वाला चीज़ लो कंसंट्रेशन होगा और अंदर वाला हाई कंसंट्रेशन होगा। तो आपको मालूम है डिफ्यूजन कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक में हमारा सॉल्यूशन के अंदर है तो वहाँ से चीज़ें बाहर निकलना शुरू होंगी, तो पानी ख़त्म होना शुरू हुआ और हमारी चीज़ें चिपकना शुरू हो जाएंगी या श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपको हाइपोटोनिक कहा जाए तो हाइपोटोनिक में जो आपके सॉल्यूशन के बाहर का वातावरण है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर की कंसंट्रेशन लो है, तो हाई टू लो सफ़र कर रही है चीज़, और हाई टू लो सफ़र करने के कारण अब आपका वाटर अंदर आना शुरू हो गया। इसका मतलब हाइपोटोनिक जब भी लिखा रहेगा हाइपरटोनिक होगा तो इसका मतलब समझिए कि श्रिंकेज होगी, और हाइपोटोनिक होगा तो इसका मतलब आपकी स्वेलिंग होगी। ठीक है, आगे आइए। होमोथर्मिक को हम लोग क्या कह सकते हैं, एनिमल हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक समान रहे या कांस्टेंट रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल। हम लोगों का टेम्परेचर कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों भी क्या है, होमोथर्मिक। आगे आइए। हिस्टोलॉजी आपके किससे संबंधित है, याद रखिएगा। जब आप टिश्यू का स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ऊतक के स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। आगे आइए। हाइजीन मतलब होता है साफ सफाई, साइंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, अपने शरीर का ख्याल रखना और कैसे चीज़ों को साफ रखना, वो सारी चीज़ें आपकी किस में होंगी, हाइजीन में। आगे आइए। हाइड्रोपोनिक आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। हाइड्रोपोनिक किसके लिए होता है, वो प्लांट, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉयल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट। जब हम प्लांट की स्टडी विदाउट सॉयल करेंगे तो उसे हम लोग हाइड्रोपोनिक कहेंगे। स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉयल इन वाटर, बिना मिट्टी के किसी पानी में प्लांट अगर उग रहा है तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉयल, याद रखिएगा। हेमेटोलॉजी आपको पता ही है, हेमोबर्ड आपका हेमोग्लोबिन के लिए होता है, तो हेमेटोलॉजी किसके लिए हो गया, स्टडी ऑफ ब्लड। आगे आइए। हेपेटोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हेपरिन वर्ड आता है, लीवर से संबंधित है, तो हेपेटोलॉजी आपका किससे संबंधित हो गया, लीवर से। ये भी एग्जाम में पूछता है। इक्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, फिश की स्टडी को हम लोग इक्टियोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर में हर बीमारी से लड़ने के लिए अपनी एक क्षमता होती है, उस क्षमता को हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिजीज, अपनी बॉडी की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस मतलब कि डिजीज़ से अपने आप को बचाना, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए।
कैलोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेटाजुआंस ये याद रखना है आपको। मेटाजुआंस ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल, हम लोग भी मल्टी सेलुलर हैं तो हम लोग क्या हो गए, मेटाजुआंस। आगे आइए, मोनोइसियस। मोनोइसियस, मोनोइसियस आपके किससे संबंधित है, वो प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही में हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोइसियस। आगे आइए, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब अपने बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आदमी के बाहर के ढांचे की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। आगे आइए, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो वर्ड आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आँख से दिखाई नहीं देते। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ। तो इनकी स्टडी को, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। आगे आइए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जीव जंतु, और जीव जंतु के अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आगे आइए, मैमोग्राफी। मैमोग्राफी इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फीमेल चेस्ट के अंदर जो कैंसर होता है उसकी साइंस की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैमोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके नीचे वाला भी इम्पॉर्टेंट है, माइकोलॉजी, जिसे हम लोग स्टडी ऑफ फंगी, फंगी की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। ठीक है, फंगी भी आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। आगे देखिए, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। इसका मतलब वो केमिकल सब्सटेंस टेकन एज फूड विच आर नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शन। हम लोग जब फूड लेते हैं तो उससे जो केमिकल सब्सटेंस हमारे शरीर में आते हैं, जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ, हेल्थ बढ़ती है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, न्यूरो वर्ड न्यूरॉन से संबंधित है और न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से संबंधित है। तो हम लोगों का नर्वस सिस्टम जो है, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पूरा जाता है, वो नर्वस सिस्टम जो है वो आपका क्या हो गया, न्यूरोलॉजी। आगे आइए, नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी किसके लिए है, न्यूबॉर्न, नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियोनेटोलॉजी। आगे आइए, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में वर्ड नेफ्रॉन से संबंधित है, और नेफ्रॉन आपको पता होना चाहिए, किडनी में, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। तो इसका मतलब नेफ्रोलॉजी की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ किडनी। आगे आइए, ऑस्मोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिफ्यूजन के साथ होता है। डिफ्यूजन आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। अब देखिए यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफ्यूज़न अगर आप देखे थे तो डिफ्यूज़न में भी आपने यही देखा था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है। ऑस्मोसिस में भी आपका वाटर, जब वाटर के बारे में केवल बात होगी कि वाटर आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, बट पासिंग थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देना और कुछ चीज़ों को अंदर ना आने देना, तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। और मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे लिखा है इन्होंने ओडोंटोलॉजी। ये आपको पता होना चाहिए कि ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है, टीथ और गम से, याद रखिएगा। ऑस्टियोलॉजी में ऑस्टियो वर्ड समझा है, और ऑस्टियो बोन से संबंधित होता है, तो ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है, बोन से। ऑन्कोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। ऑन्कोलॉजी में ऑन्को वर्ड है जो कैंसर और ट्यूमर से संबंधित है। तो ऑन्कोलॉजी समझ में आ गया आपको। आगे आइए, आगे लिखा है इन्होंने ऑब्स्टेट्रिक्स। क्या लिखा है, ऑब्स्टेट्रिक्स, और इसी के नीचे एक वर्ड लिखा है। इन दोनों में आदमी कंफ्यूज जरूर होता है।
ऑर्थोपेडिक्स। स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिएगा, इंग्लिश भी होता है। अब देखिए, जब ऑब्स्टेट्रिक्स कहा गया तो इन्होंने बोला साइंस रिलेटेड विथ केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बच्चे को जन्म देने के बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी केयर और उसके पहले उसकी केयर की जो स्टडी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स। और ऑर्थो वर्ड जो है, ऑर्थो वर्ड भी आपका हड्डी से संबंधित है, तो इसका मतलब डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोटिव सिस्टम। जो चीज़ें हमारी हिलती डुलती हैं, हमारी हड्डियाँ, उनका रिपेयर और उनके डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोपेडिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्निथो कहा जाएगा अगर, ऑर्निथो आपका बर्ड से संबंधित है, याद रखिएगा। और अगर ऑप्थेल्मो कहा जाएगा, ऑप्थेल्मो, तो ऑप्थेल्मो आपका किससे संबंधित है, आई से संबंधित है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मो और ऑर्निथो में? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आपको दिया हुआ है फाइटोप्लैंक्टन्स। ये भी पूछता है, बहुत ज़रूरी है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। आप कभी कभार देखते होंगे दलदल वलदल या कोई नदी बह रही है तो उसके ऊपर कुछ पत्तियां ऐसे करके फैली हुई हैं और एक पौधा ऊपर की तरफ खड़ा है और पत्तियां जो हैं वो पानी की सतह पे तैर रही हैं। तो वो जो पानी की सतह पे तैर रही हैं तो वही आपका फाइटोप्लैंक्टन से संबंधित है। देखिए क्या लिखा है, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली, मतलब एक्टिवली नहीं, किसी चीज़ के ऊपर हैं और उसके माध्यम से वो वाटर की सरफेस पे तैर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आँख से नहीं दिखते। आगे आइए, पैरासाइट। पैरासाइट मतलब होता है परजीवी। परजीवी मतलब कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे पे आश्रित हों। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। अपने फूड और शेल्टर के लिए जब वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट। आगे आइए, आगे लिखा है पिकोलोथर्मिक। पिकोलोथर्मिक, याद रखिएगा पिकोलोथर्मिक क्या है, ऑर्गेनिज्म विच देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग। हम लोग अभी पीछे एक वर्ड पढ़े थे होमोथर्मिक, और होमोथर्मिक में हमने ये बैठा था कि जिसमें बॉडी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से पिकोलोथर्मिक जो होते हैं इनमें ऑर्गेनिज्म विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग। जैसी सराउंडिंग होगी उस हिसाब से अगर वो अपने आप को चेंज कर लें तो उसे हम लोग पिकोलोथर्मिक कहते हैं। और पिकोलोथर्मिक कौन से होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड आपके होमोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड आपके पिकोलोथर्मिक। आगे आइए, ए सब्सटेंस विच ऑब्जर्व लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ लाइक क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन वेव्स। ये लोग बोलते हैं कि हर सब्सटेंस जो है वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है और वो जो लाइट एब्जॉर्ब करने की उसकी क्षमता रहती है वो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। हर कलर की अपनी एक एक वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड है जिसके अनुसार वो डिसाइड होता है। तो इन्होंने बोला एक ऐसा सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, और इसमें क्लोरोफिल आपका क्या है, एक पिगमेंट है ग्रीन लीव में जिसके कारण आपको पत्तियां हरी दिखती हैं। तो क्लोरोफिल जो है उसी के कारण आपको पत्तियां हरी दिखती हैं। आगे आइए, आगे लिखा है पैलेंटोलॉजी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पैलेंटोलॉजी किसके लिए होता है, फॉसिल स्टडी को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी आपको मालूम ही है, जब ऑर्गेनिज्म के वेरियस सिस्टम और उसके फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे तो उसे फिजियोलॉजी कहेंगे। पैथोलॉजी, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ डिजीज़, इफ़ेक्ट्स एंड एजेंट्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस वो होते हैं जिनके कारण हम लोगों को बीमारी होती है। ठीक है, प्रोटोजुआ ये सब आपके पैथोजेंस हैं। तो उनसे जो डिजीज़ फैल रही है और उनके एजेंट कौन कौन से हैं
और ये बीमारी कौन से कीटाणु से कैसे फैल रही है, इसी को हम लोग बोलेंगे पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीजेज एंड देयर कॉजेज इज नोन एज पैथोलॉजी। आगे आइए, पोमोलॉजी। पोमो वर्ड लगा है, फ्रूट से संबंधित है, याद रखिएगा। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। साइकैट्री में साइक वर्ड संबंधित है, और साइक वर्ड आपको मालूम है माइंड से संबंधित होता है, तो इसका मतलब साइकैट्री आपका क्या हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। आगे आइए, साइकोलॉजी आपके ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को अध्ययन करना, हमारा दिमाग और वो कैसे काम करता है उसको। आगे देखिए, हमने इसी थियोलॉजी पढ़ा था पीछे एक, जो स्टडी ऑफ फिशेस था। उसी तरीके से पीसी कल्चर अगर लिखा जाए तो वो आपका हो गया रियरिंग ऑफ फिशेस। रियरिंग ऑफ फिशेस मतलब कि फ़िश को कैसे पालना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो हो गया आपका रियरिंग ऑफ फिशेस। और आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अगर आप भूल गए हो, ये देखिए, इक्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस। फिश की स्टडी को हम लोग इक्टियोलॉजी कहेंगे, लेकिन अगर रियरिंग ऑफ फिश, फिश को पालना और उसको इस्तेमाल करना, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? कोई बता सकता है मुझे? उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? रियरिंग ऑफ फिशेस, पीसी कल्चर आपने अभी पढ़ा, पीसी कल्चर। ठीक है, आगे आइए। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ। तो पैथोलॉजी आपको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी। पोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकाइट्री, साइकोलॉजी, पीसी कल्चर आ गया। फाइकोलॉजी पे आइए। जैसे माइकोलॉजी आपका लिखा हुआ है वो फंगी से संबंधित था, उसी तरीके से आपका फाइको लिखा हुआ आएगा तो ये किससे संबंधित होगा? एल्गी से। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? एल्गी से। आगे आइए, पैडियाट्रिक्स। पैडियाट्रिक्स, पैडियाट्रिक्स आपका किससे संबंधित है? वो मेडिसिन की ब्रांच जो चिल्ड्रन से संबंधित होती है, बच्चों के, शिशु से संबंधित होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पैडियाट्रिक्स। पैडियाट्रिक्स याद रखिएगा, बच्चों के मेडिसिन क्या दिया जाए, शिशु पालन, उनका कैसे रखा जाए, उससे हम लोग पैडियाट्रिक्स कहते हैं। आगे आइए, पैरासाइटोलॉजी। तो इसका मतलब पैरासाइट की स्टडी को, परजीवी की स्टडी को हम लोग पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। आगे आइए, फोटोबायोलॉजी लिखा है, फोटोबायोलॉजी। तो आपको समझना है कि फोटो मतलब हो गया लाइट, मैं आपको बार बार बताते हुए आ रहा हूँ। तो आपकी लाइट की स्टडी को वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, हम लोगों के अंदर जो जैविक प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर जो प्रकाश का इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी स्टडी को फोटोबायोलॉजी कहते हैं। आगे आइए, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब हम ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए, कैसे नए नए रूप में हम बदलते चले गए, उसकी एवोल्यूशनरी प्रोसेस की पूरी इतिहास को पढ़ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइलोजेनी। आगे देखिए, फिजियोथेरेपी। फिजियो मतलब होता है फिजिक्स, तो अपने बॉडी के अंदर के जो डिफेक्ट है उसको मसाज या छोटी छोटी एक्सरसाइज से सही करना, उसी को हम लोग फिजियोथेरेपी कहते हैं। आगे आइए, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होगा? रेडियो मतलब हो गया रेडिएशन, तो इसका मतलब हमारी बॉडी पे बाहर के विकिरण, विकिरण समझते हो ना, सौर विकिरण, उस विकिरण का क्या असर पड़ रहा है, उससे हम लोग बोलेंगे रेडियोलॉजी। आगे आइए, आगे लिखा है राइनोलॉजी। तो राइनो वर्ड आपका नोज से संबंधित है, याद रखिएगा। तो आपको राइनोलॉजी किसके लिए होता है? स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। सुगंध वाली जो स्मेल करने वाली चीज़ें हैं उनको, उनकी स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे ऑर्गन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइनोलॉजी। आगे आइए, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट
इसके बाद इन्होंने दिया है सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सीरम, इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीबॉडी और ब्लड। हमारा ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, कई चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो हमारा फ्लूइड बहता है पूरा प्लाज्मा, उसी को आप सीरम समझिए। तो वो सीरम और हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी और एंटीजन मौजूद हैं, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। आगे आइए। स्पाइगैमोमीटर आपको बार बार लिखा हुआ आएगा, स्पाइगैमोमीटर। तो ये किसके लिए होता है? ये हम लोगों की पल्स के अंदर जो प्रेशर है, हम लोगों की नस के अंदर जो प्रेशर है, आप कभी देखते होंगे कि नापते हैं वो लोग, तो उस प्रेशर की नस और उन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइगैमोलॉजी। स्पाइगैमोलॉजी मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ पल्स। पल्स मतलब हम लोगों का जो, क्या कहेंगे उसे, अरे हार्ट पल्स और नर्व पल्स होती है ना, वही आपकी पल्स हो गई। एंड आर्टेरियल प्रेशर, आर्टरी और वीन्स, ये दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि आपकी हार्ट से निकलती हैं। तो हमारी हार्ट पल्स को चेक करना, वही वो क्या है? स्पाइगैमोलॉजी। आगे आइए। आगे एक वर्ड लिखा गया है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी याद रखिएगा। टैक्सोनॉमी क्या होता है? जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया, उनका कैसे नामांकन किया गया। नामांकन मतलब उन जानवरों को जो नाम दिए जाते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया गया, इस पूरी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। आगे देखिए। टेलीपैथी। टेलीपैथी आपको मालूम है, जिसमें हम लोग अपने थॉट और आइडिया को एक माइंड से दूसरे माइंड में पहुंचा देते हैं बिना किसी कांटेक्ट के। तो इन अदर वर्ड, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटल कांटेक्ट। जब हम फिजिकली नहीं, किसी से मेंटली कनेक्ट होते हैं तो उसे हम लोग टेलीपैथी कहेंगे। आगे आइए। वेटरनरी साइंस। और वेटरनरी साइंस कौन सा होता है? आपको देखे होंगे, वेटरनेरियन करके ऐसे दुकानों पे लिखा रहता है। तो आपको इतना समझना है कि वेटरनरी साइंस किससे संबंधित है? हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। पालतू जानवर जो हैं उनको कैसे रखा जाए और उनका हेल्थ कैसे सुधारा जाए, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेटरनरी साइंस। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये पहला पार्ट था, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं वो करूँगा, लेकिन ये जितनी चीज़ें हमने अभी पढ़ी, ये सारे टर्म इम्पॉर्टेंट हैं। और साइंस में, बायोलॉजी में इन टर्मों का या ये साइंटिफिक वर्ड का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ें पढ़ के ही अगले पार्ट पे पहुँचेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।